हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो भी ऑर्डिनल अप्रोच के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियो में भी देखा था, जब हमने कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला था, तो डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम ही है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह है कंज्यूमर के लिए जहां वो अपनी जितनी भी उसकी इनकम है उस इनकम में से वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कितनी हासिल कर सकता है। तो कोई भी अप्रोच हो, ये डेफिनेशन तो चेंज नहीं होने वाली कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। अपनी इनकम में से वो कितनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम हासिल कर सकता है, दैट इज व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट। बट हमने कार्डिनल अप्रोच के द्वारा एक अलग रास्ता चुना था कि किस तरीके से हम कंज्यूमर की सर्वोत्तम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, उसकी इनकम में से, उसकी बेसिकली बजट में से कितना वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है। दैट वाज अ यूटिलिटी अप्रोच। मगर यहां पर हम दूसरा रास्ता चुनने वाले हैं। यहां पर कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं, फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं कि इट इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। अपनी इनकम में से कितनी वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है। मगर यहां पर हम किस तरीके से निकालेंगे, इट इज अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जहां पर बजट लाइन, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, बजट लाइन का भी वीडियो हमने पढ़ा था अलग से, और इंडिफरेंस कर्व का भी वीडियो हमने पढ़ा था। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब जो कंज्यूमर का बजट लाइन है वो कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा व्हाट इज टेंजेंट, बेसिकली टेंजेंट होना चाहिए। और हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं वेयर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कोई भी स्लोप कैसे निकाला जाता है, लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड वाई। जितना भी हम गुड, कोई सा भी गुड हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको न्यूमिनेटर में ले लेंगे, और कोई सा भी गुड हम कितना गेन कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे। जैसे हमने अपने एग्जांपल में सेक्रीफाइस हमेशा गुड वाई को करा है और गेन हमेशा गुड एक्स को करा है, तो किसी का भी स्लोप हम कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड वाई। तो हम ये भी जानते हैं कि उसके स्लोप को कहते हैं क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन का स्लोप क्या है, मैंने आपको बताया था, बजट लाइन का स्लोप या तो हम px अपॉन py करके भी निकाल सकते हैं, या दूसरा रास्ता तो है ही, किसी भी चीज का हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, लॉस ऑफ दैट गुड एंड गेन ऑफ दैट गुड। मींस जोन सा हमने लॉस करा है, लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड वाई, जिसको हम px अपॉन py भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा कहां बनने वाला है, जहां बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व और जहां पर दोनों का स्लोप मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू px अपॉन py। देखो, आपने बहुत सी अन्य वीडियो देखी होंगी, नॉर्मली 3 मिनट में 4 मिनट में ये वीडियो समझा दी जाती है। मैं आपको बेसिकली आज, शायद आप कभी किसी ने वीडियो बनाई होगी नहीं बनाई होगी मुझे पता नहीं है, मगर आप देखिएगा बहुत ही कम लोगों ने, या तो नहीं आप देखेंगे या देखेंगे बहुत ही कम लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई होगी जहां पर हम ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक स्केड्यूल के द्वारा समझाएंगे। कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पहले स्केड्यूल बनाया था, फिर उसका डायग्राम बनाया था। मगर इस अप्रोच में आप अक्सर वीडियो देखेंगे, आपको स्केड्यूल के साथ डायग्राम नहीं बनाने दिया जाएगा, मगर मैं आपको यहाँ पे स्केड्यूल के द्वारा ही डायग्राम बना के समझाऊंगा और बेसिकली आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली कौन सा पॉइंट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 स्केड्यूल बने हुए हैं। ये स्केड्यूल है इंडिफरेंस कर्व का और ये स्केड्यूल है बजट लाइन का, जिसको हम बजट सेट बोलते हैं। आप देख सकते हैं, इधर देखिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, गुड एक्स हम धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 एक एक करके गेन कर रहे हैं, और गुड वाई हम पहले 21 था, फिर दूसरा दोबारा हो गया 15, फिर हो गया 10, फिर हो गया 6, फिर हो गया 3, फिर हो गया 1। इट मींस गुड वाई हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेट से, कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा भी था मेरी लास्ट वीडियो में। तो हम देख सकते हैं, पहले हमने 5 सेक्रीफाइस करा, फिर हमने पहले हमने 6 सेक्रीफाइस करा, सॉरी, फिर हमने 5 सेक्रीफाइस करा, फिर हमने 4 सेक्रीफाइस करा, फिर हमने 3 सेक्रीफाइस करा, फिर हमने 2 सेक्रीफाइस करा। अच्छा, बहुत सी आपने वीडियो में देखा होगा या बहुत से बुक्स में आपने देखा होगा कि जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, 21 से हमने 15 लाया, तो कोई कोई बुक्स वाला, कोई कोई पब्लिशर या कोई कोई वीडियो बनाने वाला तो 21 के आगे जो भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, मींस जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे कि कितना हमने गुड वाई खोया
डिवाइड बाय कितना हमने गुड वाई पाया, दैट इज 6/1। अब ये 6 लिखना कहां पर है, ये 21 के आगे लिखना है 6 या 15 के आगे लिखना है। अब वैसे आप नॉर्मली किसी के भी आगे लिख दो आपको गलत नहीं कहलाया जाएगा, मगर अगर मैं टेक्निकली बात करूं, बिल्कुल बारीकी में घुस के बात करूं, तो ना ये 21 के आगे लिखना चाहिए, ना ये 15 के आगे लिखना चाहिए, ये दोनों के बीच में लिखना चाहिए। मींस कि हम जब फर्स्ट से सेकंड पे आए तभी तो बेसिकली हमने 6 सैक्रिफाइस करा, तो इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में यहां पे 6 लिख लिया है। इट मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई कितना हुआ है, 6 हुआ है, दैट इज 6/1, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट 6 लिख लिया है, ना मैंने 21 के आगे लिखा है, ना मैंने 15। लिख आप कहीं पे भी सकते हैं, आपको गलत नहीं होगा, मगर मैंने यहां पर मकसद मेरा समझाने का आपको ये है कि अगर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा तो आपको डीप नॉलेज नहीं हो पाएगी बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बना कैसे। तो मैंने जब हम 21 से 15 पे आए तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, फिर हमने जब 15 से 10 पर आए तो हमने कितने सेक्रीफाइस करा, 5, इन दोनों के बीच में लिख दिया। फिर ऐसे 10 से 6 पर आए एक गुट पाने के लिए, फिर हमने 4 लिख दिया, फिर 6 से 3 पे आए, फिर हमने 3 लिख दिया, और 3 से 1 पे आए, फिर हमने 2 लिख दिया। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, किसका, ये जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे इस स्केड्यूल के द्वारा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आपने कई बार बना भी लिया है। अब आप इधर देखिएगा कि दिस इज बजट सेट, स्केड्यूल ऑफ बजट लाइन। हम देख सकते हैं, हम भाई यहां पर हमने जो इस एग्जाम्पल में, हालांकि हम नहीं भी मानेंगे मगर आपको समझाना जरूरी है कि यहां पर हमने मनी इनकम कंज्यूमर की 250 मानी है, 250, और पीएक्स मैंने यहां पर 50 माना है, और पीवाई मैंने यहां पर 10 माना है। उसी आधार से मैंने यहां पर इसको अपना बजट सेट मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके मैं गुड एक्स एक एक करके बढ़ा रहा हूं, और गुड वाई मैं कांस्टेंट रेट से घटा रहा हूं, कांस्टेंट रेट से घटा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब स्लोप क्या है, फिर से वही वाली गाथा आ गई, स्लोप मींस px अपॉन py या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मींस लॉस ऑफ गुड y डिवाइड बाय गेन ऑफ गुड x। आप देखेंगे लॉस ऑफ गुड y अपॉन गेन ऑफ गुड x, आप देखेंगे हर जगह यहां 5 होगा। हम धीरे धीरे करके 5 यूनिट्स गुड y की सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड x। इट मींस एट एवरी लेवल px अपॉन py कह लो, या हम उसको देखो px अपॉन py के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, px इज 50 एंड py इज 10, px अपॉन py दैट इज 50 अपॉन 10 कितना आ गया, 5। या हम इसके आधार से भी देख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मींस लॉस ऑफ गुड y कितना हो रहा है, हर यूनिट पे 5 हो रहा है, और गेन ऑफ गुड x कितना हो रहा है, हर यूनिट पे 1 हो रहा है। तो 5 अपॉन 1, 5 अपॉन 1, इट मींस एट एवरी लेवल स्लोप ऑफ बजट इज 5। अब वही वाली बात आ जाती है कि ये लिखा कहां जाएगा, तो मैंने इन दोनों के बीच में लिया है। क्यों मैंने बीच में लिखा है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं कि जब मैं फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पे आ रहा हूं, जब मैं फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पे आ रहा हूं, तो उसके बीच के दरमियान, उसके बीच में ही तो मैंने उसको सेक्रीफाइस करा है, इसलिए एक यूनिट बढ़ाने के लिए मैंने 5 यूनिट घटाई है, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच का ले लिया है। दैट इज यहां पे आप देख सकते हैं 25 और 20 के बीच में 5, 20 और 15 के बीच में 5, 15 और 10 के बीच में 5, 10 और 5 के बीच में 5, एंड 5 और 0 के बीच में 5। अब आप जरा दोबारा से डेफिनेशन पढ़े कि यहां से पढ़ेंगे, इट इज अ पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, जो यहां पे तो हम नहीं समझा सकते, वो तो डायग्राम में ही समझाएंगे। और एक पॉइंट और लिखा है, और वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू px अपॉन py, इसका मतलब दोनों का स्लोप जहां पर बराबर होगा। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, सॉरी स्केड्यूल में देख सकते हैं कि दोनों का स्लोप बराबर कहां हो रहा है। आप देखिए कि यहां पर एक पॉइंट आ रहा है जब हम सेकेंड यूनिट से थर्ड यूनिट की तरफ आ रहे हैं, जब हम सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो हमने गुड y 5 सैक्रिफाइस किया है, तो इट मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y कितना हो गया, 5। इट मींस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये कुछ यहां के पॉइंट के सिमिलर है। आप देखिए जब हम सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो देख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई यहां पे 5 था, और यहां पे स्लोप px अपॉन py कितना है, 5। तो ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, यहां पर दोनों का स्लोप बिल्कुल बराबर है, और आप देख सकते हैं कहीं पे भी दोनों का स्लोप बिल्कुल बराबर नहीं है। या तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई ज्यादा हो जा रहा है, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई कम हो जा रहा है, किसके, px अपॉन py, क्योंकि px अपॉन py कितना हमने माना हुआ है, यहां पर 5 माना हुआ है। तो जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई 5 होगा, उसी स्टेज पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा।
आप देख सकते हैं 5 कहां पर है, 5 वहां आ रहा है जहां कंज्यूमर सेकंड से थर्ड यूनिट पे आया है। इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर टेक्निकली बात देखा जाए तो आप सोचेंगे कि सेकंड पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा या थर्ड पे बनेगा, तो किसी एक पॉइंट पे नहीं बन रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहां जब वो सेकंड से थर्ड पे आ रहा है उसके बीच में जितना भी गैप है वो सारा गैप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। आप देख सकते हैं, देखो वैसे आप बुक में देखेंगे, आप वीडियोस में देखेंगे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये चीज आपको शायद किसी ने बताई हो, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक छोटे से पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बनता, एक कुछ बड़े से पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनता है, जो हम डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। देखिए ये मैंने ए बी बजट लाइन बनाई है। ये बजट लाइन मैंने किस आधार पर बनाई है, ये मैंने इस स्केड्यूल के पॉइंट टू पॉइंट बनाकर मैंने इसको बनाई है। इस स्केड्यूल के आधार पर मैंने बजट लाइन बनाई है। आप घर पे बनाइएगा, आपका भी ऐसा बनेगा। और मैंने इंडिफरेंस कर्व जो बनाया है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है आप देख सकते हैं ब्लू लाइन से है इंडिफरेंस कर्व, ये मैंने इस स्केड्यूल के जरिए इसको इंडिफरेंस कर्व बनाया है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो मिल रहा है वो यहां से लेकर यहां तक मिल रहा है। आप देख सकते हैं दिस इज सेकेंड यूनिट से थर्ड यूनिट तक के बीच में बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में मिल रहे हैं, और इसी जहां पर लाइन और कर्व आपस में ऐसे टकराते हैं उसी को ही टेंजेंट बोलते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो टेंजेंट वाला पॉइंट है जो सेकेंड यूनिट से थर्ड यूनिट के बीच में आ रहा है, वही बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। आपने स्केड्यूल के जरिए भी देख लिया इसको, और आपने डायग्राम के जरिए भी देख लिया। आप एक बार स्केड्यूल को यूज करके डायग्राम बनाएंगे, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये कोई ना कोई एक बड़ा पॉइंट होगा, कोई ना कोई एक गैप होगा, जिसके दरमियान हम कह सकते हैं कि सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट के बीच में या थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्केड्यूल किस तरीके से, फिगर्स किस तरीके से आप ले रहे हैं। तो आपने देखा होगा यहां पर इस स्केड्यूल के द्वारा सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट के बीच में जो हमारा बन रहा है डायग्राम, वहां पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन बिल्कुल आपस में बराबर है, और यही वो पॉइंट है जहां पर दोनों का स्लोप बिल्कुल बराबर है। आप डायग्राम के जरिए भी दोनों का स्लोप बनाएंगे, आप देखेंगे कहीं पर बजट लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व से कम आ रहा है, कहीं पे बजट लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा आ रहा है, मगर यही एक दो पॉइंट ऐसे हैं, जो गैप ऐसे हैं, जहां पर हम इनको स्लोप बनाएंगे तो दोनों बिल्कुल ही बराबर आएंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। तो ये वो पॉइंट हो गया जहां पर हम कह सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे बड़ा टेक्निकली है, बड़ा टफ लग रहा है मुझे। देखिए, मुझे सिर्फ ये समझाने का आधार क्यों था, मेरे सिर्फ इस मकसद ये था कि इसको समझाने के लिए कि बहुत से बच्चे मैंने कई बार बैचेस पढ़ाए हैं, कई बार मैंने जितने भी साल में बच्चे आए हैं, बच्चे बताते हैं कि सर हमने बेसिकली ये याद तो कर लिया है कि बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। हमें स्केड्यूल के द्वारा जब तक हम स्केड्यूल के द्वारा कोई चीज समझाते नहीं है, कोई चीज बनाते नहीं है, तो डीप नॉलेज नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को स्केड्यूल के द्वारा वीडियो एक अपलोड की जाए, जिसको बेसिकली बच्चों को डीप नॉलेज हो जाए कि एक्चुअली में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब बच्चे बहुत से सोच रहे होंगे कि इतना अगर हम खिचड़ी 12th क्लास में आंसर में लिखेंगे, आंसर शीट में लिखेंगे, तो ये तो आधा घंटा लग जाएगा, बिल्कुल आधा घंटा लग जाएगा। हम इस चीज का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में यूज कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में यूज कर सकते हैं, जहां पे हम 15 मार्क्स का आंसर लिखते हैं, 20 मार्क्स के आंसर लिखते हैं, या कंपटीशन लेवल पे कर सकते हैं। मगर अगर 12th लेवल की बात करी जाए, देखो चाहे कोई भी लेवल हो, हम कोई भी चीज पढ़ रहे हो, हमें शुरुआत से अगर डीप नॉलेज होगी तो हम भविष्य में हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो ये जस्ट आपको 12th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली या 11th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली कि ये चीज मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए। अब आपको लिखना क्या है, अब आपको लिखना क्या है, आपको किस तरीके से डायग्राम बनाना है, वो मैं आपको बताता हूं। बस एक मिनट रुकिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आपको हमें समझाना क्या है। हम जानते हैं कि जैसे ही हमने आंसर लिखना है तो सबसे पहले लिखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इट इज अ पॉइंट where budget line is tangent to indifference curve, or we can say that the slope of both means marginal rate of substitution between x and y is equals to px upon py। अब हम सब कहेंगे कि भाई we have to explain with the help of diagram।
हमें कैसे समझाना है इसको डायग्राम? सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि देखो 6 मार्क्स का अगर ये आंसर आता है तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके, थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करके हमें समझाना पड़ेगा। उतना डीपली नहीं जितना मैंने पहले बताया था। ये हो गया हमारा, सबसे पहले हमने समझा दिया दिस इज गुड x, दिस इज गुड y एंड AB इज द बजट लाइन। AB इज द बजट लाइन। सबसे पहले हमें समझाना पड़ेगा, देखो हम जानते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमें 2 कंसेप्ट जानने बहुत जरूरी हैं। ये मैं किस आधार पर बता रहा हूं, जो बच्चा इसको आंसर में लिखेगा, कि हमें सबसे पहले 2 चीजें समझनी जरूरी है। फर्स्ट वन इज बजट लाइन एंड द सेकंड वन इज इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, हेडिंग डाल दी, दिस इज बजट लाइन। बजट लाइन, this is the line which shows the purchasing power of a consumer for consuming 2 goods with given income and prices of the good। मीन्स हमें पता है कि बजट लाइन क्या है, ये हमारी चादर बता रही है एक तरह की। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमें कितने पैर फैलाने हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी इनकम कितनी है। बजट लाइन को इनकम लाइन भी बोलते हैं और प्राइस लाइन भी बोलते हैं। इनकम लाइन भी बोलते हैं, प्राइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसी लाइन है जो हमें यह बता रही है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम इसके ऊपर कंज्यूम कर सकते हैं, इसके अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, मगर इसके बाहर कंज्यूम नहीं कर सकते कोई भी कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि हमारी लक्ष्मण रेखा है, ये हमारी चादर है। अगर हमने पैर उसके ज्यादा फैला दिए तो जाहिर सी बात है गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी? हम औकात से बाहर जाएंगे तो जाहिर सी बात है गड़बड़ हो जाए, होनी ही होनी है। तो ये हमारी औकात है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है कि हम इसके अंदर अंदर तक ही हमें कंज्यूम करना है या इसके ऊपर तक हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमने समझाया बजट लाइन इज द लाइन व्हिच शोज द परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर फॉर कंज्यूमिंग 2 गुड्स। फिर हम समझाएंगे इंडिफरेंस का। ये हमने बता दिया, ये हमने लिख दिया यहां पर इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हमने समझा दिया यहां पर कि दिस इज गुड x, दिस इज गुड y, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? हम जानते हैं, इट इज द कर्व which shows the level of satisfaction by a consumer for consuming 2 goods। जब कंज्यूमर 2 गुड कंज्यूम करता है तो ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व बताता क्या है? ये बताता है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स जो कितने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रदान कर रहे हैं, कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रदान कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या बताता है इंडिफरेंस कर्व, कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। और हम जानते हैं कि ईच पॉइंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट होंगे इट मींस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और हम ये बात भी जानते हैं कि जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर चला जाता है, हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमें ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। इट मींस मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि क्वांटिटीज बढ़ जाएंगी। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको छूट मिलती है, मुझे छूट मिलती है, हम चुनते हैं कि इनमें से कोई भी इंडिफरेंस कर्व चुन लो, तो नो डाउट हम कौन सा चुन लेंगे? विद इन अ सेकेंड हम सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व चुन लेंगे, क्योंकि हर कंज्यूमर का बस एक मोटो होता है, एक मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल करना। बस ये हमने समझाया। फिर हम तुरंत कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, देखिएगा 0x y, दिस इज गुड x, दिस इज गुड y, this is budget line named as AB। There are 3 indifference curves। One is IC1, other is IC2 and the third is IC3। अब देखो कितना सिंपल है। In this diagram AB is the budget line। बजट लाइन क्या बता रही है? हमारी औकात बता रही है। And there are 3 indifference curve, IC1, IC2 and IC3। If given a choice, हमें चॉइस मिल जाती है अगर कि कौन सा आपको इंडिफरेंस कर्व चूज करना है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम कौन सा इंडिफरेंस कर्व चूज करेंगे। वी विल नो डाउट वी विल चूज द इंडिफरेंस कर्व, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व जो किस पे आता है? IC3 पे आता है। किस पे आता है? IC3 पर, क्योंकि हम जानते हैं सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व भी ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हासिल करता है। बट हमें साथ में ये भी देखना है, आपने देखो जरा डेफिनेशन फिर से पढ़ो। इट इज अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। अपनी इनकम में से कितनी सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकता है? दूसरों की इनकम थोड़ा लेनी है हमने अपनी इनकम लेनी है। तो हमारी इनकम में से हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितना हासिल कर सकते हैं? ये तो हमने अपनी इनकम अभी देखी नहीं,
अगर हम अपनी इनकम ना देखें तो नो डाउट हम IC3 चूज करेंगे, बट अगर हमने अपनी इनकम देखी, हमने देखा कि हमारा बजट लाइन क्या मेरी उस IC3 को अलाउ कर रहा है चूज करने के लिए, तो आप देख सकते हैं जो बजट लाइन AB जो है, मेरा बजट लाइन AB, तो क्या वो IC3 को टच कर रहा है? वो बिल्कुल टच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? वो मेरी औकात से बाहर है, वो मेरे आउट ऑफ रीच है। कोई भी कॉम्बिनेशन IC3 मेरे लेवल, मेरे औकात के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? मेरी इनकम जो अलाउ कर रही है, मेरी इनकम जो अलाउ कर रही है, वो 3 कॉम्बिनेशन अलाउ कर रही है। एक तो कॉम्बिनेशन N, एक कॉम्बिनेशन M और एक कॉम्बिनेशन E। ये 3 कॉम्बिनेशन अलाउ कर रही है कि आप 3 कॉम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अपनी इनकम देखनी है, मेरी इनकम कितनी है। अब आप ये देखिए कि अगर मेरे पास चॉइस मिल जाए कि कॉम्बिनेशन N, कॉम्बिनेशन M और कॉम्बिनेशन E में से मुझे कोई भी एक कॉम्बिनेशन चूज करना है, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में अब तक आंसर आ गया होगा कि वी विल चूज कॉम्बिनेशन E। व्हाई वी विल चूज कॉम्बिनेशन E? बिकॉज कॉम्बिनेशन E इज ऑन द इंडिफरेंस कर्व IC2 which is higher than the indifference curve of IC1. So it means combination E derives higher level of satisfaction as compared to combination N and combination M. So no doubt we will choose combination E, hence it is the point of consumer equilibrium. देखो अब आप कह रहे होगे कि यहां पर आपने मेरे को छोटा सा पॉइंट बता दिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वहां पे आपने बड़ा सा पॉइंट बताया था, मैंने आपको बताया था टेक्निकली क्या होता है। देखो बहुत सी चीजें हमें सिर्फ स्टूडेंट को बतानी पड़ती है कि एक एज्यूम करके कि हम इसको ऐसे मान लेते हैं, हम इसको वैसे मान लेते हैं, और ये देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन गया। तो जस्ट आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें आंसर लिखना है तो हमें आंसर ये लिखना है। अगर हमें डीप नॉलेज लिखनी है, हमें उस चीज को 20 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, हमें उस चीज को 15 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, तो हमें वही कंसेप्ट अगर हम यूज करेंगे डीप नॉलेज के लिए, तो हमें आगे जाके जब हम कोई भी कंपटीशन लेवल पे कोई चीज करेंगे, या मे बी हम इको ऑनर्स कर रहे हो, या मे बी हम कोई और कंसेप्ट पढ़ रहे हो, डीप पढ़ रहे हो, तो वो हमें बहुत हेल्प करेगा। और ये है जस्ट उसको एक 6 मार्क्स तक के आंसर को लिखना हमारा मकसद। आई थिंक ये कंसेप्ट तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसी कंसेप्ट से स्टार्ट कर लेता, मुझे पसीने भी नहीं आते और मैं थकता भी नहीं, बट मेरा मकसद है कि जो भी मेरे पास है, जो भी मुझे आता है, मैं चाहता हूं कि बेस्ट तरीके से उसको अपने स्टूडेंट तक डिलीवर कर पाऊं। यही मेरा मकसद है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जो 11th-12th के बच्चे हैं इस कंसेप्ट को समझ लें। अगर वो चीज़ आपको ज़्यादा बारीकी में जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा, आप सर अभी तक ये समझ सकते हैं, बाद में मुझसे और पर्सनली मिलकर उसको समझ सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो उससे बेहतर तो कोई बात है ही नहीं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई होगी आपको। और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा। और इसके नोट्स कई बच्चों के पास अब तक पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे होंगे तो बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।